हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके सामने नन हिंदी का इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 5 सवाल बनाऊंगा और जिस तरह से आप साइंस को पढ़ रहे हैं, मैथ को पढ़ रहे हैं, उर्दू हिंदी सब पढ़ रहे हैं ना, उसी तरह से आपको हिंदी पे फोकस करना है। बिकॉज हिंदी में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है आपके BSc में, ये खासकर बिहार बोर्ड वाले के लिए है। ठीक है, तो अगर 50 नंबर का हिंदी है तो आपको पता है फिर 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव भी तो मिलेगा, है ना। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव तो 50 नंबर सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव को भी पढ़ना जरूरी है ना। चलिए ठीक है, तो बेहतर तैयारी के लिए सब्जेक्टिव भी जरूरी है। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, चिमटा देखकर आमिना के मन में कैसा भाव जगा, है ना। जब हामिद ने चिमटा लाया मार्केट से, जो मेला से खरीद करके, तो आमिना देखा है ये बच्चा चिमटा लेकर चला आया, तो उसके मन में क्या भावना जगा। चिमटा देखकर आमिना के मन में हामिद के प्रति और प्रेम गहरा गया। मतलब जो मोहब्बत, जो प्रेम था हामिद के प्रति, एक्चुअली आमिना हामिद की क्यों थी, दादी थी, तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा छोटा सा, इसको तो खिलौना लाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या लाया, चिमटा लाया, है ना। तो ये बात देखा तो उसके लिए एकदम एक नया दिल में एक अलग से जो प्रेम था वो और गहरा हो गया, प्रेम और गहरा हो गया। उसके त्याग, यानी कि जो त्याग मतलब समझ रहे ना, जो उसकी ख्वाहिश जित हुई, जो उसकी इच्छा थी उसको त्याग दिया। त्याग, सद्भाव और विवेक से वह गदगद हो गई। मतलब बहुत खुश हुई आमना कि ये तो मेरा, मतलब जो बच्चा है हामिद ने अपने मन की जो ख्वाहिश थी, जो इच्छा थी इसके मन की, उन्होंने क्या किया, इस अपनी इच्छा को त्याग दिया। खिलौना ना खरीदा, है ना, बल्कि उन्होंने क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। क्योंकि दादी को हाथ जल रही थी रोटी पकाने में, है ना, तो उन्होंने सोचा कि दादी का हाथ कैसे जलेगा, तो इसलिए चिमटा ले लिया ताकि वो ना जले हाथ। तो ये सब बातें सोची और मतलब आमिना के मन में एक अलग सा प्रेम, एक और प्रेम जो था वो और प्रेम जो है गहरा हो गया। ये सब बातें आप लिखेंगे अपने शब्द में तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? जानते हैं रेखा चित्र? सवाल में पढ़ते हैं किताब में कि ये कहानी क्या है, रेखा चित्र। इस तरह पढ़ते हैं, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाए। यानी कि एक ऐसी कहानी हो, ठीक है, या किसी वस्तु के बारे में बता रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, किसी स्थान के बारे में, किसी घटना के बारे में, या कोई दृश्य नज़ारा के बारे में, इस प्रकार वर्णन किया गया है कि पाठक मतलब जो पढ़ने वाला है उसके दिमाग पर एक हूबहू एक फिगर बन जाए, एक चित्र बन जाए, उसको बोलते हैं रेखा चित्र, है ना। बहुत ऐसी कहानियाँ होती है जो आप पढ़ते हैं तो लगता है आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके मन में ही लगता है कि वो चित्र बना हुआ है कि कोई व्यक्ति के बारे में बता रहा। जैसे आप, अगर आपको मैं बता दूं अमिताभ बच्चन, तो तुरंत अभी अमिताभ के बच्चन के आपके माइंड में फोटो आ गया, है ना। ठीक है ना। इस तरह से मैं गंगुली के बारे में बोल दूं या रोहित शर्मा के बारे में बोल दूं तो तुरंत आपके मन में रोहित शर्मा का फिगर आ जाएगा। इस तरह से अंबानी के बारे में बोल दूं, नरेंद्र सिंह मोदी के बारे में बोल दूं, महात्मा गांधी जी के बारे में बोलूँ, तो जैसे ही मैं बोला, नाम लिया महात्मा गांधी, तुरंत माइंड में फिगर अपने आप आ गया। ठीक है, तो एक ऐसा वर्णन करना किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में कर दो या स्थान के बारे में, आपको कर देता हूँ जैसे कि दिल्ली का लाल किला, सबके दिमाग में दिल्ली का लाल किला आ गया तुरंत, है ना। तो किसी भी चीज़ का एक अच्छे तरीके से कोई दृश्य का वर्णन किया जाए और उस वर्णन करने के बाद जो पाठक जो पढ़ता है उसके मन में हूबहू तस्वीर जो है छप जाए, चित्र बन जाए, उसको क्या बोलेंगे, रेखा चित्र बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया रेखा चित्र किसे कहते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टेड है कि हुंडरू का झरना कैसे बना, है ना। हुंडरू का जो झरना देखते हैं, जो झारखंड में है, छोटा नागपुर में, जानते हैं, तो हुंडरू का झरना कैसे बना। तो देखिए ये सॉरी यहाँ पे गलती लिखा है, हुंडरू यहाँ पे होगा, ठीक है। हुंडरू का झरना स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से 50 मील आगे, यानी कि स्वर्ण रेखा नदी से निकलता है। कौन? हुंडरू का झरना कहाँ से निकलता है? स्वर्ण रेखा नदी से निकलता है। उद्गम मतलब जहाँ से निकलता है, और जहाँ से निकलता है वो 50 मील आगे है हुंडरू का झरना, और मतलब हुंडरू का झरना और स्वर्ण रेखा नदी के बीच की दूरी बता रहा, ठीक है। यह नदी पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती, मतलब हुंडरू का झरना जो है ना, पहले पानी जो है पहाड़ पर चढ़ती है, ठीक है। और पहाड़ पर चढ़ने के टाइम ऐसा होता है कि पानी की जो धाराएं होती है वो अलग अलग हो जाती है, इधर उधर बिखर जाती है। जब चढ़ जाती धाराएं तो सभी धाराएं जब एक साथ पहाड़ से नीचे गिरती है तो वो जो दृश्य होता है ना, बहुत ही अनोखा होता है, दृश्य बहुत ही अनोखा होता है। और यह जो जलप्रपात, जो झरना बन जाता है, हुंडरू का जलप्रपात के नाम से विख्यात है, मशहूर है, इसी नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर आपके सवाल में एग्जाम में आ जाए कि हुंडरू का झरना कैसे बना, तो आप बता सकते हैं कि जब हुंडरू का झरना, जो कि पहले तो सबसे पहले बताने कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से 50 मील आगे है,
है ना। अब आगे है तो पहाड़ नदी जो है ना, जो नदी यानी कि जो स्वर्ण रेखा नदी है, नदी का जो पानी है पहाड़ पे चढ़ने की चेष्टा करती है, नदी पहाड़ पे चढ़ने की चेष्टा करती है और पहाड़ पे चढ़ती है, लेकिन चढ़ने के दौरान क्या होता है, पानी की जलधाराएं अलग अलग हो जाती है, कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन सब चढ़ तो रहा पहाड़ पे, है ना। सभी सभी जो धाराएं हैं सब कहाँ चढ़ रही, पहाड़ पे चढ़ रही, पहाड़ पे चढ़ रही। और चढ़ने के बाद फिर एक बार जब अपने अपने धारा से जब गिरती है तो वो जो दृश्य जो बनता है बहुत काफ़ी अनोखा बनता है, ठीक है। इस तरह से हुंडू का जलप्रपात हम लोग के नाम से जानते हैं, यानी कि वो जो जलप्रपात बना है ना, जो झरना बनता है उसका नाम क्या है, हुंडरू का जलप्रपात, इसी के नाम से विख्यात है, मशहूर है, फेमस हो हुआ है। क्लियर है, तो आपको एग्जाम में आ जाएगा। तो देखो हिंदी का जो सवाल है तो सब्जेक्टिव उसको रटने की जरूरत नहीं, इसको समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगा, क्लियर सा है। पहले स्वर्ण रेखा नदी जानेंगे, इतना मील दूरी है, कैसे होती है, पहाड़ पे चढ़ती है, अपने शब्द में लिखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा बेहतर आपका आंसर सटीक होगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पे अपने शब्द में आने की कोशिश किया हूँ। कलिंग युद्ध का क्या परिणाम हुआ, कलिंग युद्ध जानते हैं, कलिंग युद्ध अशोक से संबंध है, इसमें आप पद्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो कलिंग युद्ध 2 बार हो गया, कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए। आपको पता है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुई थी, आपकी किताब में तो नहीं, लेकिन कलिंग युद्ध जो कब हुई थी, 261 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। और लाखों लोग मारे गए थे, धरती खून से भीग गई एकदम पूरे, बहुत से लाखों लोग मारे गए, तो सोचो क्या होगा, है ना, पूरा लाल लाल हो जाएगा। युद्ध की विभीषिका से अशोक का दिल पिघल गया, यानी कि इतना खतरनाक युद्ध हुआ था, अशोक तो जीत तो गया लेकिन अशोक का दिल जो है क्या हो गया, पिघल गया। वह शस्त्र फिर ना उठाने की प्रतिज्ञा की, है ना, मतलब हथियार जो था उसके पास, उन्होंने हथियार को फेंक दिया और बोला कि अब मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। वह अहिंसा के मार्ग पर चला, है ना। अहिंसा मतलब समझ रहे ना, जिसमें हिंसा ना हो, जैसे गांधी जी चले थे ना, सत्य और अहिंसा, तो अहिंसा का मतलब जिसमें हिंसा ना हो, हिंसा मतलब लड़ा झगड़ा मार फसाद, है ना, ये सब। तो अहिंसा के मार्ग पर चला, जिसमें मतलब क्या बोलते हैं, ईमानदारी के मार्ग पे, सच्चाई के मार्ग पे, उसको बोलते हैं अहिंसा के मार्ग पे चला। और चलने के बाद एक शपथ खाया कि शपथ ले लिया, किसका, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अहिंसा के मार्ग पे चलने की शपथ खाई उन्होंने कि मैं अब से अहिंसा के राह पे चलूंगा, अब मैं सशस्त्र त्याग दिया हूं, अब मैं सशस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। और उन्होंने एक और भी शपथ खाए थे, जो बोला था कि जो पद्मा को क्यों नहीं माना, तो एक और शपथ उठाए थे कि वो महिलाओं पे मतलब सशस्त्र नहीं उठाएंगे, इस तरह भी शपथ खाए थे। और उन्होंने बुद्ध धर्म होता है, बुद्ध मजहब, हाँ, बुद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया, बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। तो आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल बन सकता है कि कौन इनमें से बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, या अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया, है ना। अशोक कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें अशोक ने शस्त्र त्याग दिया था, तो कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। ये सब बातें याद रखेंगे। तो इतनी सारी बातें आप, ये 2 नंबर का सवाल आएगा, बस इतना लिख देना है आपको, 2 नंबर या 3 नंबर। और ये सवाल है बड़ा मस्त वाला सवाल है कि विक्रमशिला की क्या विशेषता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बात की जा रही है। विक्रम, जैसे कि भारत में एक विश्वविद्यालय, पुराना विश्वविद्यालय, वो है मगध क्या नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह पहले वर्ल्ड में सबसे पुराना विश्वविद्यालय बोला जाता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान में था पहले, अभी तो मतलब पुराना हो गया, है ना, अभी चलता नहीं, बस जैसे कि कैसे नालंदा खंडर बना हुआ, खंडर बना उसी तरह से। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की विशेषताएं क्या थी, इसकी विशेषताएं जब जानोगे तो आंख फटी की फटी रह जाएगी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, बहुत ही फेमस था। क्यों फेमस था, यहाँ इसके अंदर में, इस विश्वविद्यालय के अंदर में 6 महाविद्यालय थे, 6 कॉलेज थे, है ना। इस विश्वविद्यालय के अंदर देखो, विश्वविद्यालय के अंदर कॉलेज आता है, विश्वविद्यालय को इंग्लिश में पता क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। और महाविद्यालय को बोलते हैं कॉलेज, क्या बोलते हैं, महाविद्यालय को कॉलेज बोलते हैं, और विद्यालय को स्कूल बोलते हैं। तो विश्वविद्यालय के अंदर जो है 6 महाविद्यालय थे, और जो 6 महाविद्यालय थे वो पंडितों के अधीन थे, पंडित के। यहाँ समृद्ध पुस्तकालय था, बहुत बड़ा एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था। यहाँ देखो आप क्या क्या चीज़ की पढ़ाई होती थी, यहाँ ये जानो, इतने सारे सब्जेक्ट है। तंत्र विद्या के अतिरिक्त, तंत्र मंत्र तो सिखावे करता था, उसके अतिरिक्त व्याकरण की पढ़ाई, न्याय जिसको हम लोग लॉ बोलते हैं, कानून बोलते हैं ना, ये पहले ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज से कितना साल पुराना है, पहले ही कानून वगैरह सिखाया जाता था। सृष्टि विज्ञान लीजिए, विज्ञान सृष्टि मतलब कैसे सब सृष्टि हुआ, ये सब कैसे बना, ये सब। शब्द विद्या, शिल्प विद्या, सांख्य, वैशेषिक, आध्यात्मिक विद्या, है ना, मतलब समझ रहे हैं, आध्यात्मिक विद्या मतलब अपने मन की, जो मन माइंड पे कंट्रोल रहने वाला जो होता है, आध्यात्मिक विद्या। विज्ञान जो भी हम लोग पढ़ते हैं, विज्ञान ये पहले ही पढ़ा जा चुका है, ठीक है। जादू भी सिखाया जाता था वहाँ, चमत्कार विद्या भी पढ़ाई की होती थी। देखो इतने सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी वहाँ, इसके आदि और भी होगा, है ना।
कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य थे। कक्षा की व्यवस्था और उसके निर्धारण के लिए एक अलग से आचार्य मतलब समझ रहे प्रिंसिपल थे। और अध्यापक का माध्यम संस्कृति, यानी जो पढ़ाते थे ना वो किस भाषा में पढ़ाते थे, संस्कृति में भाषा, संस्कृत भाषा में, ठीक है, याद रखेंगे। तो संस्कृत भाषा में पढ़ाई होती थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ऐसे पुराने जो भी सारे विश्वविद्यालय हैं जैसे मगध विश्वविद्यालय और बहुत सारे, तो लगभग देखा जाए तो सब में संस्कृत की पढ़ाई की जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 5 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन सभी सवाल को आप याद कर लीजिए, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कॉपी में जरूर लिखिए, उसको याद कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट टाइम फिर से आपसे मिलते हैं इसी टाइम। ओके, बाय।